we are moving to know about the determination of equilibrium level of income, output and employment. बोर्ड एग्जाम में सामान्यतः आपसे ये पूछा जाता है कि आप अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम के लेवल को डिटरमाइन करिए। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड एंड विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव डिमांड यू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। तो यहाँ आपको परेशान नहीं होना है, सेम दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स जो होंगे सेम होंगे। ऑलरेडी हम लोग इफेक्टिव डिमांड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही क्वेश्चन को 3 से 4 प्रकार से पूछा जाता है आपसे। कभी पूछा जाता है कि लेवल ऑफ इनकम को डिटरमाइन करिए, कभी कह दिया जाता है कि आउटपुट को डिटरमाइन करिए, कभी कह दिया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट के लेवल को डिटरमाइन करिए, या कभी एक वर्ड जोड़ दिया जाता है कि इफेक्टिव डिमांड क्या है। इफेक्टिव डिमांड के हेल्प से आप लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को अर्थव्यवस्था में डिटरमाइन करिए। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर लगभग एक जैसा ही मिलता जुलता है। चलिए हम इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि हमें पूरी की पूरी मैक्सिमम मार्क्स हम अचीव कर सकें, इसके बारे में हम ध्यान देंगे और देखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और इसे देखेंगे। ठीक है, two approaches regarding the determination of equilibrium in the economy. These are aggregate demand and aggregate supply approach and second saving and investment approach. जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आप अर्थव्यवस्था में लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करिए और वहाँ ये नहीं दिया गया है कि किस अप्रोच के तहत, यानी कि एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच के तहत या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के तहत, तो आप वहाँ स्वतंत्र होते हैं दोनों में से किसी भी अप्रोच को यूज करने के लिए। लेकिन एग्जाम में कभी कभी दे दिया जाता है कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के द्वारा आप इक्विलिब्रियम लेवल को डिटरमाइन करिए, या कभी कभी दे देता है कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच के तहत आप इक्विलिब्रियम लेवल को डिफाइन करिए, एक्सप्लेन करिए। तो देखिए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच जो है वो कुछ मान्यताओं पर आधारित है। वो मान्यताएं जो हैं, एजम्पशंस जो हैं, वो किस प्रकार से हैं, चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है, द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड। अर्थव्यवस्था में जो कीमत का स्तर होता है वो फिक्स्ड होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली अंडर द शॉर्ट रन। मतलब कि यह जो हमारा एनालिसिस है या ये जो थ्योरी है जो कि जॉन मेनार्ड केन्स के द्वारा दिया गया, उनके फेमस बुक की नाम क्या थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बुक के लेखक जो थे जॉन मेनार्ड केन्स थे, जो कि 1936 में पब्लिश हुई थी। यह उनके अनुसार यह जो थ्योरी है एक शॉर्ट रन पीरियड में ही एप्लीकेबल होती है, लॉन्ग रन में ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में केवल 2 ही सेक्टर्स होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड सेक्टर है एंड प्रोड्यूसर सेक्टर है। द इक्विलिब्रियम इनकम, इस थ्योरी के अनुसार जो हमारा आय का संतुलन या अर्थव्यवस्था में जो संतुलन इक्विलिब्रियम की स्टेज जो डिटरमाइन होती है, उस पॉइंट पे डिटरमाइन होती है जहां की एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाता है द वैल्यू ऑफ आउटपुट। द वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है। यानी कि जिस पॉइंट पे एडी और एएस इक्वल हो जाते हैं उसी पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में संतुलन का स्तर उसी पॉइंट पे निर्धारित होता है जहां की एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है। और ये पॉइंट जो होता है इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इफेक्टिव डिमांड क्या है, इफेक्टिव डिमांड की हेल्प से आपको इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है, तो फर्स्ट आपको इफेक्टिव डिमांड को डिफाइन करना होगा। और इफेक्टिव डिमांड आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि इफेक्टिव डिमांड वह पॉइंट होता है जहां की एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है। चलिए अभी से और आगे देखते हैं। हम लोग ये जान रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड हैविंग 2 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि एडी इक्वल टू, एडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी प्लस आई। एडी इक्वल टू सी प्लस आई एंड एस इक्वल टू सी प्लस एस। अब देखिए
अब जब हम AD और AS को दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, यानी कि AD को क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ना कि इफेक्टिव डिमांड वह पॉइंट होता है या इक्विलिब्रियम, लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन वहाँ होता है जहाँ की AD और AS दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब AD और AS को हम इक्वल कर रहे हैं तो देखिए AD इक्वल टू C प्लस आई है, AD इक्वल टू क्या है, C प्लस आई है, और AS इक्वल टू क्या है, AS इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है, AS जो है C प्लस S है, AS क्या है, C प्लस S। अब देखिए, अब हम C को इस साइड में लेके आते हैं, तो जब हम C को इस साइड में लेके आते हैं तो एक ये हम क्या कर सकते हैं, ये C और C हमारा क्या हो जाएगा, दोनों साइड में C और C है, ये दोनों साइड में C और C हमारा कैंसिल हो गया, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये दोनों C के C फाइनली क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा हमारा क्या, I इक्वल टू S, I इक्वल टू S मीन्स पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे जहां भी इकोनॉमी में संतुलन का डिटर्मिनेशन होगा, उस पॉइंट पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारे सेविंग के इक्वल होता है। We are moving to learn about the process of determination of equilibrium in the economy with the help of diagram. You see here, at a one time we show the diagram to you. On x एक्सिस हमने इनकम एंड आउटपुट को दिखाया है, y एक्सिस पे हमने कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को दिखाया है। ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर्व से वाकिफ़ हैं, वाकिफ़ है ना, आपको पता है ना कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ये हमारा जो है 45 डिग्री एंगल जो बनाता है, ये 45 डिग्री एंगल वाला क्या होता है, हमारा इनकम कर्व होता है। इनकम कर्व होता है नहीं होता है, ये 45 डिग्री हमारा इनकम कर्व है। फिर इसके बाद में ये 45 डिग्री जैसे हमें पता चल गया कि ये 45 डिग्री वाला है, 45 डिग्री एंगल जहाँ भी बनता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जिस रेखा के द्वारा बनाया जाता है वो कौन सी रेखा होती है, एएस कर्व होती है। कौन सी कर्व होती है वो, एएस कर्व, या इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा इनकम कर्व भी है, लेकिन हम लोग यहाँ इसे एएस कर्व ही बोलेंगे क्योंकि एएस कर्व के द्वारा ही हमें किसको, एडी और एएस के हेल्प से ही हमें इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है। तो ये हमारा जो है एएस कर्व मिल गया है। अब देखिए, जब हमें एएस कर्व मिल गया और हमें अब एडी कर्व को देखना है कि एडी कर्व हमारा कहाँ है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ये कंजम्पशन कर्व भी हमारा दिया हुआ है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। कंजम्पशन कर्व का इक्वेशन हम लोग जान रहे हैं कि C इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है, ठीक है। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जो हमारा AD जो होता है, AD इक्वल टू क्या होता है, AD इक्वल टू भी हमने पढ़ा है कि C प्लस आई होता है, AD इक्वल टू C प्लस आई होता है ना। तो AD इक्वल टू C प्लस आई, यानी कि अगर हम AD को हम डिटरमाइन करने चल रहे हैं तो यदि कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट का हम यदि वर्टिकल समेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का कर्व मिल जाएगा। तो ये देखिए, हमने लास्ट वाले डायग्राम में भी बताया था कि ये जो दूरी अगर मान लीजिए कि I के इक्वल है, ये I के इक्वल है, यानी ये O से लेकर के K तक की दूरी, O से K तक की दूरी अगर I के इक्वल है तो यदि हम ये C, अगर ये CC कर्व हमारा C जो कंजम्पशन कर्व है यदि C पॉइंट से हमारा स्टार्ट होता है तो C से अगर हम एक I के इक्वल, इस I के इक्वल यदि हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं और मार्क करते हैं, मान लीजिए कि वो हमारा पॉइंट जो मिला, कहाँ मिला, अगर वो पॉइंट हमें Q पॉइंट पर मिला, यदि वो पॉइंट हमें क्यू नहीं, इसको हम लोग कह दें कि ये E पॉइंट पर मिला। E भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ सिंबल में E को यूज किया हुआ है, तो इसको E भी हम लोग नहीं बोलेंगे। एक हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हमें जो
क्या हम रख सकते हैं, कोई भी एक नाम अगर रख लें, एस मान लीजिए रखते हैं। अगर हम कह दें कि सी से एस तक की बीच की दूरी जो है आई के इक्वल है। अब एस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक कंजम्पशन कर्व के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ हमने ये लाइन हमने ड्रॉ किया कंजम्पशन कर्व के पैरेलल, ये हमारा पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किए, यही हमारा जो हो जाएगा क्या होगा, एडी कर्व होगा। ये हमारा कौन सा कर्व है, एडी कर्व हमारा मिल गया। तो ये एडी, और हमने देखा था कि एडी और एएस इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर डिटरमाइन होता है जहाँ की एडी और एएस दोनों के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एडी कर्व जो है एएस कर्व को कहाँ, इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे काट रहा है, ई पॉइंट पे काट रहा है। तो ये ई पॉइंट पे ही क्या हो गया हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमी में संतुलन जो है डिटरमाइन हो जाएगा। ई पॉइंट से हम जब एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ ई पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन किधर ड्रॉ किया है, ई से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये देखिए एक्स एक्सिस पे, ये यहाँ हम पहुँच जाते हैं, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट हुआ, ये जो हमारा पॉइंट है वाई पॉइंट है। अगर हम वाई पॉइंट पे पहुँचते हैं तो ये y जो है O से y तक की दूरी जो है, O से y तक की दूरी, ये y पॉइंट है ना, देख लीजिए ये y पॉइंट है, O से y तक की दूरी जो है, इसको x मत समझिएगा, ये y है, O से y, ये O से y जो है, ये क्या चीज़ को बताता है, O से y जो है हमें बता रहा है कि यही हमारे इकोनॉमी में आय का स्तर होगा, यही हमारे उत्पादन का स्तर होगा, और इतने ही स्तर पे हम लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए क्या क्या चीज हमने यहाँ दिखाया है। एडी के बारे में हमने बताया है, सबसे पहले एडी के बारे में क्या बताया है, एडी क्या चीज होता है। ऑलरेडी हम लोग ये जान रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम को और आउटपुट को दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग किसको दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे हम लोग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। तो ये सब चीजें भी आपको एग्जाम में लिखना होता है, बताना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एडी क्या है, द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज द वर्टिकल समेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट कर्व दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाई एक्सिस। ऑलरेडी हमने इसको बताया आपको, और इसको हमने ड्रॉ करके भी दिखाया कि ये वर्टिकल समेशन है। ये चीज हमने बताया था ना कि वर्टिकल समेशन है किसका, ये आई जो है हमने लिया था, ये आई जो है, ये आई वाला डिस्टेंस हमने लिया था, तो ये वर्टिकल समेशन हमने सी में आई को ऐड कर दिया तो हमें एडी कर्व मिल गया। उसी प्रकार से जो हमारा एएस कर्व है, द एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम कर्व इज द सम ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व होता है वो हमारे कंजम्पशन और सेविंग के सम के इक्वल होता है। इट इज ए पॉजिटिवली स्लोपिंग 45 डिग्री लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओरिजिन। यह जो होता है एएस कर्व जो होता है पॉजिटिवली स्लोपिंग लाइन होता है, जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ। ठीक है, अब देखिए ई इज द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यहाँ देखिए ई जो है, ये हमारा पॉइंट है ना, ई पॉइंट जो है ये किसका पॉइंट है, देखिए हमने लिखा है ई इज द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यहाँ ई को हमने मार्क किया। ई क्या है, ई जो है, ई कहाँ है, देखिए ई यहाँ है, ये ई है। ई जो है हमारा क्या है, किसका पॉइंट है, इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट है। इफेक्टिव डिमांड के पॉइंट पर क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड के पॉइंट पर देखिए, इफेक्टिव डिमांड के पॉइंट पर एडी और एएस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इसको भी हमने नीली कलर की एक एरो के द्वारा दिखा दिया है कि ई जो है हमारा इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट है, और यही हमारा एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। इसी पॉइंट पर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है। एट दिस पॉइंट, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहां की इफेक्टिव डिमांड का जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जो हमारा प्लान्ड स्पेंडिंग होता है, प्लान्ड स्पेंडिंग जो हम लोग प्लान करते हैं खर्च करने के लिए, वो इक्वल हो जाता है किसके, प्लान्ड आउटपुट के। यानी कि प्लान्ड से स्पेंडिंग जो होता है प्लान्ड आउटपुट के
इक्वल हो जाता है। तो जिस पॉइंट पे प्लांट स्पेंडिंग, प्लांट आउटपुट के इक्वल हो जाए, उसी पॉइंट पे अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होता है। यानी कि ओ वाई जो हमारा है, इस प्रकार से जो हमें ओ वाई, जो ये पॉइंट ओ वाई का पॉइंट हमें मिला है, ये ओ वाई किस चीज को बता रहा है? ओ वाई जो है लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को बता रहा है, जहां की अर्थव्यवस्था में क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा, और ये देयर इज नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम, या इसके बाद में हमारे इनकम में न तो कोई वृद्धि होगी और न ही कोई कमी होगी। ये जो पॉइंट जो होता है, जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, यहाँ हमारे राष्ट्र की जो नेशनल इनकम जो होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वही होता है जहाँ की हम अपने राष्ट्र में उपलब्ध समस्त रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसके चलते हमारी इनकम जो हो जाती है, हमारे राष्ट्र की इनकम मैक्सिमम होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आपसे एग्जाम में केवल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया है, तो आप जो पीछे के 2 स्लाइड में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इक्विलिब्रियम का डिटरमिनेशन होता है, वहाँ अप्रोच की भी अगर बात नहीं की गई है तो हमने मान लीजिए एडी और एएस अप्रोच से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो एडी और एएस अप्रोच से पहले हमने क्या लिखा, एजम्पशंस लिखा। एजम्पशंस लिखने के बाद में डायग्राम को कंस्ट्रक्ट किया गया। डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद में हमने डायग्राम को एक्सप्लेन किया। यही हमारा काम खत्म हो जाता है और 6 नंबर का के लायक हमारा आंसर हो जाता है। यदि डायग्राम दे करके आपसे पूछा जाए कि आप एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में आप बताइए, तो आपको जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में आपको चर्चा करने की जरूरत होती है। अदरवाइज केवल आपसे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने के लिए बोला जाता है। तो लास्ट स्लाइड में जहां तक पढ़े हैं हमने, उस वहीं तक हमारा आंसर वो पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उतने ही लिखने की जरूरत होती है, ज्यादा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में हम कैसे क्या चीज करते हैं, पहले हम डायग्राम को देखेंगे। देखिए लास्ट ईयर शायद हमारे प्री बोर्ड एग्जाम में या एनुअल एग्जाम में भी एक आया था, दिया हुआ था कि इस डायग्राम में जो यहाँ हमने पीक्यू के द्वारा दिखाया, उसमें लिखा हुआ था कि के टी, शायद उस क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था कि ये के टी, शायद हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम में शायद क्वेश्चन आया था। यहाँ पीक्यू लिखा हुआ है, वहाँ के टी लिखा हुआ था कि के टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताइए। डायग्राम दे दिया गया था और डायग्राम दे करके बोला गया था कि केटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन द गिवन फिगर केटी रिप्रेजेंट, किस चीज को केटी रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले आप इसको बताइए। अगर आप इसका सही सही जवाब देते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमने दिखा दिया कि केटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ हमने हमारे ओरिजिनल डायग्राम में, जो हमने ओरिजिनल डायग्राम लिया है, इसमें इसको हमने पीक्यू के द्वारा दिखाया है। ठीक है, तो ये जो है एक्सेस डिमांड को बता रहा है। किस चीज को बता रहा है, एक्सेस डिमांड को बता रहा है। तो अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की स्थिति है, तो इस एक्सेस डिमांड को हम कैसे रिमूव करेंगे, एक्सेस डिमांड से हम अपने इकोनॉमी को कैसे बाहर करेंगे, और एक्सेस डिमांड की स्थिति में क्या होता है। एक्सेस डिमांड की स्थिति में देखिए, ये जो हमारा एडी कर्व है, एडी कर्व इज द ग्रेटर देन द एएस कर्व। ये हमारा एएस कर्व है ना, हमारा एएस कर्व कहाँ है, देखिए ये हमारा एएस कर्व है, ये हमारा एएस कर्व है, और एडी कर्व कहाँ है, ये एडी कर्व है। यानी कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के, यदि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के किस साइड में बात करते हैं, लेफ्ट साइड में, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड इधर ही होगा ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या होता है, एडी इज ग्रेटर देन, एडी जो होता है क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। एडी क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट साइड में, एडी जो होता है ग्रेटर देन होता है किससे, एएस से। इस स्थिति में अगर ऐसी स्थिति हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, एक्सेस डिमांड की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि लोगों के द्वारा डिमांड अधिक किया जा रहा है वस्तुओं और सेवाओं का, लेकिन उस मात्रा में उत्पादन नहीं हो पा रहा है
जिससे हमारे प्रोड्यूसर्स को भी, हमारी इकोनॉमी को भी क्या होता है, लॉस होता है। ठीक इसकी एक उल्टी स्थिति, अगर अब हम बात करें इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट साइड में, अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट साइड में हम बात करें तो राइट साइड में हमारा जो एडी हो जाता है, ये एडी जो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट साइड में, एडी जो होता है लेस देन हो जाता है किससे, ए से। एडी क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है किससे, ए से। अगर एक नंबर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए व्हेन एडी इज द लेस देन द एस, इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, या एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको वहां जवाब देना होगा कि एडी जो होता है लेस देन एस होता है, कब, इक्विलिब्रियम पॉइंट के राइट साइड में। और इस स्थिति में क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, कंसिक्वेंसेस क्या होता है, इकोनॉमी में कौन सी कंसिक्वेंसेस अवेलेबल रहती है, एक्सेस सप्लाई की, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पूरे लार्ज स्केल पे अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनको परचेज करने के लिए कस्टमर्स के पास इनकम नहीं होता है, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक स्टोर होने लगता है। जब अनसोल्ड जो स्टॉक जो होता है अनसोल्ड होने लगता है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करने लगते हैं, अपने उत्पादन को घटाने लगते हैं। जब वो उत्पादन को घटाने लगते हैं तो पुनः रोजगार के स्तर घटेंगी, लोगों की इनकम कम होगा। जब रोजगार का स्तर और लोगों का इनकम कम होगा तो हम लोग पुनः अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ई पे आ जाते हैं। वहीं जब हम लेफ्ट साइड में होते हैं, क्योंकि जब हम अपने इकोनॉमी में अवेलेबल डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो प्रोड्यूसर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या करते हैं, इधर से राइट साइड में मूव करने लगते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने लगते हैं। जब वो प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जब अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है तो उनकी इनकम में वृद्धि होती है। जब उनकी इनकम में वृद्धि, लोगों की इनकम में वृद्धि होती है, तो हमारे राष्ट्रीय आय में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये देखिए, ये डायग्राम की ये हेल्प से आप समझ गए होंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट साइड में एडी जो होता है ग्रेटर देन होता है किससे, ए से, और राइट साइड में क्या होता है, एडी इज द लेस देन एस। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ये सोचिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन इकोनॉमी में कब अवेलेबल होती है। तो आपको ये इस डायग्राम को देख करके आपको एक कॉन्सेप्ट रखना होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के यदि राइट साइड में हम लोग हैं तो उस समय एक्सेस सप्लाई की स्थिति इकोनॉमी में अवेलेबल होगी। वहीं यदि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट साइड में हैं तो उस समय एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इकोनॉमी में अवेलेबल होती है। तो यहाँ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में हम यही देखेंगे कि जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो तो क्या होता है, हम कैसे एक्सेस डिमांड की स्थिति को हम लोग दूर कर सकते हैं, और वहीं जब एक्सेस सप्लाई की स्थिति इकोनॉमी में है तो कैसे हम लोग उसे दूर करेंगे। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में हम इसी की चीजों के बारे में, इन्हीं चीजों के बारे में लर्न करेंगे। और लास्ट पार्ट में, वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में भी देखेंगे। कभी कभी आ जाता है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप को आप डिफाइन करिए, इसको कैसे अर्थव्यवस्था में खत्म किया जा सकता है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन अवेलेबल है तो इसे हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में। केस 1 को लेते हैं। पहला हमारा केस 1 क्या है, देखिए केस 1 में हम ये देखिए, केस 1 में हम बता रहे हैं कि एडी इज द ग्रेटर देन, एडी से ग्रेटर देन है कौन, एस, एडी इज द लेस देन। यहाँ हम बता रहे हैं कि एडी जो है हमारा लेस देन है, एडी क्या है, लेस देन है एस से। यानी कि ये कब की स्थिति है, ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड की, ये ब्रेक इवन पॉइंट की राइट साइड वाली स्थिति है, एक्सेस सप्लाई को बता रहा है। इकोनॉमी में क्या स्थिति है, एक्सेस सप्लाई अवेलेबल है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जब इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई होगा तो आप समझिए क्या होगा। ये 21 लेवल पे है, यहाँ हमने डायग्राम में दिखाया है कि ओएन लेवल पे, अगर मान लीजिए हमारे इकोनॉमी में हम लोग ये यहाँ जो एन पॉइंट है, इस पॉइंट पे इनकम ये हो रहा है, लोगों की इनकम, हमारे देश का राष्ट्रीय आय है या ओएन मात्रा में लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इस पॉइंट पे है, तो क्या होने वाला है, किस प्रकार की स्थिति इकोनॉमी में अवेलेबल होगी। देखिए
पहले तो ये चीज क्लियर हो गया कि जब हमारा एस ग्रेटर देन है एडी से, तो क्या हो रहा है, ये देखिए एक से सप्लाई होगा, क्या होगा, एक से सप्लाई होगा, एक से सप्लाई का रिजल्ट क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होने के चलते क्या होगा, रिसेशन होगा, एक्सेस सप्लाई के चलते क्या होगा, रिसेशन होगा, एक्सेस सप्लाई के चलते रिसेशन। ये रिसेशन क्या चीज है, क्या आप लोग रिसेशन टर्म को सुने हैं कभी, रिसेशन क्या चीज है। देखिए रिसेशन जो होता है, ये हमारे इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं उसको पूरा के पूरा कम कर देता है। और ये क्यों होता है, तो ड्रॉप इन वाइड स्प्रेड स्पेंडिंग, लोगों की खर्च करने की कम क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी वस्तुओं और सेवाओं का यह भी कारण हो सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उस समय कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ने लगती हैं कि लोग, यद्यपि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम रोजगार दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके पास उतनी इनकम नहीं होती है जो कि उनको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए जो जरूरी हो। तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में लोग वस्तुओं और सेवाओं के अवेलेबल होने के बावजूद भी वो उसे परचेज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हो जाता है हमारा रिसेशन की स्थिति हो जाती है। और यदि हम लोग देखें तो रिसेशन की जस्ट अपोजिट जो स्थिति होती है, डिप्रेशन की स्थिति होती है, डिप्रिसिएशन की स्थिति होती है। डिप्रिसिएशन में क्या होता है, ये देखिए रिसेशन जो होता है ये स्मॉलर एरियाज में होता है। ये रिसेशन जो है स्मॉलर एरियाज में होता है। जैसे मान लीजिए अगर रिसेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझें तो कह सकते हैं कि अ, हमारा एक पड़ोसी है श्याम, हमारे पड़ोस में श्याम रहते हैं, वो रिसेशन के चलते उनकी नौकरी चली गई। लेकिन जब यही रिसेशन जो है लार्ज स्केल पे यदि होने लगता है तो हो सकता है कि एक महीने पहले राम की नौकरी गई है और आज श्याम की चली गई, और कल हो सकता है कि हमारी भी नौकरी चली गई, चली जाए। तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रिसेशन से ही हम लोग डिप्रिशिएशन डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। रिसेशन से हम लोग किधर बढ़ते हैं, डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। रिसेशन का ऑपोजिट जो होता है डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में क्या होने लगता है, डिप्रेशन जो होता है एक लार्ज टर्म है, रिसेशन रिसेशन का जस्ट अपोजिट है। रिसेशन का इफेक्ट जो होता है स्मॉलर एरियाज में होता है। रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन का रिजल्ट क्या होता है, हमने यहाँ रिसेशन को बता दिया है कि ड्रॉप इन वाइड स्प्रेड स्पेंडिंग, लोगों की खर्च करने की क्षमता जो होती है रिसेशन में कम हो जाती है। जब लोगों की खर्च करने की क्षमता कम हो जाएगी तो अनसोल्ड स्टॉक बचेंगे प्रोड्यूसर्स के पास। तो अनसोल्ड स्टॉक बचेंगे तो वो क्या करेंगे, जब उनके पास प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक बचेगा तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स अपना अब जो है प्रोडक्शन जो है वो घटाने लगेंगे। प्रोड्यूसर्स कट डाउन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की मात्रा को प्रोड्यूसर्स क्या करने लगेंगे, कम करने लगेंगे। अब देखिए जब प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन की मात्रा को कम करने लगेंगे तो अब हमारा लेवल जो है इनकम का लेवल जो ओएन के लेवल पे है, कहाँ है, ये ओएन है, ये ओएन से यहाँ तक तो है, ठीक है। अब ये ओएन से घट करके फिर कहाँ आ जाएगा, ओ वाई पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ओ वाई पे आ जाएगा। यानी कि अब हमारा जो है जो आय का स्तर जो ओएन तक था हमारी इकोनॉमी में वो घट करके फिर ओ वाई पे आ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनः अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम की स्थिति एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। अब इसे देखिए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। केस वन को, केस वन में हमने क्या बताया है कि केस वन में हमारा एडी जो होता है लेस देन होता है एएस से। जब एडी हमारा लेस देन होगा एएस से तो कौन सी सिचुएशन होगी, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी। एक्सेस सप्लाई कौन सी घटना को जन्म देती है, तो रिसेशन को जन्म देती है। रिसेशन में क्या होता है, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था का संकुचन होना, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि अनसोल्ड स्टॉक, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके माल बिक नहीं पाते हैं, बिक नहीं पाते हैं और अनसोल्ड स्टॉक उनके पास स्टोर होने लगता है। तो रिजल्ट यह होता है कि अगले चरण में वो चल करके अपना जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करने लगते हैं। जब प्रोडक्शन कम करने लगते हैं तो कई सारी इंडस्ट्रीज जब बंद होने लगेंगे तो कई सारे लोग बेरोजगार होंगे। तो जब कई सारे लोग बेरोजगार होंगे तो हमारे देश की राष्ट्रीय आय में कमी होगी या नहीं होगी, देश की राष्ट्रीय आय में कमी होगी। इस प्रकार से हम लोग ओएन से पुनः ओवाई पे आ जाते हैं और हमारी इकोनॉमी पुनः अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाती है, यानी कि पुनः अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है, संतुलन की स्थिति स्थापित हो जाती है। अब चलिए अब हम लोग
केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या लेंगे? एक्सेस डिमांड को हम लोग लेंगे। या एक चीज और, इसके पहले हमें ये देखना होगा कि रिसेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है। रिसेशन को दूर करने के लिए देखिए, रिसेशन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट कौन सी, अगर रिसेशन की स्थिति अवेलेबल हो तो गवर्नमेंट कौन सी स्टेप उठाएगी कि रिसेशन की स्थिति इकोनॉमी से दूर हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए एक्सेस सप्लाई की स्थिति अवेलेबल है इकोनॉमी में, तो इसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा स्टेप उठाया जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ गवर्नमेंट जो है एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को एडॉप्ट करती है। इसके अंतर्गत क्या होता है? मनी सप्लाई, गवर्नमेंट कई सारे पॉपुलरिज्म पॉलिसीज को लॉन्च कर देती है। जैसे अभी लोगों के पास इनकम की कमी हो गई है, कोरोना इफेक्ट के चलते गवर्नमेंट जनधन खातों वालों को 500 रुपीज उनके अकाउंट में डाल रही है। यानी कि गवर्नमेंट जो है अपना स्पेंडिंग को बढ़ा देती है। फिर इसके बाद में और क्या करती है? स्पेंडिंग को बढ़ाने के साथ ही साथ हम लोगों की इनकम पे जो इनकम टैक्स लगता है, उस टैक्स की मात्रा को भी घटा देती है। जब टैक्स की मात्रा घट जाए तो भी लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं जिसको वो खर्च करने लगते हैं। जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो जब उनकी खर्च करने की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्सेस सप्लाई की स्थिति हमारे इकोनॉमी से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और एक्सेस, ये जब भी इस प्रकार से हम रिसेशन को क्या कर देते हैं? तोड़ने में सफल हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं केस 2 को, एक्सेस डिमांड, जिसका हमने पहले चर्चा कर रहा था कि ये शायद प्री बोर्ड के एग्जाम में, हमारे प्री बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था कि केटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये प्री बोर्ड में ही नहीं बल्कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ था और वहां पूछा गया था कि केटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है 6 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ दिया गया कि ये चीज जो है केटी जो है या पीक्यू जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि इसका आंसर आपको लिखना होगा। और इस पे भी मार्क्स होते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होता है। इस पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे केवल ये लिख देने के लिए कि ये एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, एक्सेस डिमांड की स्थिति में कब होती है? जबकि हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होता है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है। अब देखिए, ये यहाँ एक्सेस डिमांड की स्थिति में हमारा जो इनकम का लेवल डिटरमाइन होता है वो ओएल होता है। क्या होता है? ओएल होता है। एक्सेस डिमांड की स्थिति में हमारा जो इनकम का लेवल डिटरमाइन होता है वो कितना होता है? ओएल होता है। यहाँ हमारे देश में उपलब्ध रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता है। यानी कि जो भी इकोनॉमी होती है वो अपने फुल कैपेसिटी लेवल से नीचे अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में कह लीजिए हम लोग रहते हैं। अपने हम जो भी हमारे यहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका हम पूर्ण उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे होते हैं, जिसके चलते लॉस होता है। अब देखिए, एक्सेस डिमांड के चलते क्या होता है? जो कुछ कंपनियां होती हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको असामान्य प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो इस बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होने के चलते कई सारी कंपनियां अब इस क्षेत्र में आती हैं और वो अपने स्वयं को भी उन सारी चीजों को जहां की एबनॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। इस प्रकार से बहुत सारी कंपनियों, नई कंपनियों के आ जाने के चलते गुड्स एंड सप्लाई जो कि लेस मात्रा में अवेलेबल है, चूंकि हम रिसोर्सेज का अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो जब उनका हम यूटिलाइजेशन बढ़ाने लगते हैं तो प्रोड्यूसर्स क्या कर देते हैं? लेवल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिहाज से। इस प्रकार से लोगों, अब जो हमारा रोजगार का स्तर जो ओ एल था वो बढ़ करके ओ वाई तक चला जाता है। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पहले ओ एल मात्रा में लोगों को रोजगार दिए थे, अब ओ एल से बढ़ा करके हमने कितने लोगों को? ओ वाई तक रोजगार दे दिया, ओ वाई तक हमने रोजगार दे दिया। तो इससे लोगों के एक तो रोजगार की मात्रा में वृद्धि हुई और दूसरी चीज ये हुई कि हमारे देश के इनकम में भी वृद्धि हुआ, हमारे देश की इनकम में भी वृद्धि हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं? इस प्रकार से देखते हैं कि हम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को यहाँ पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। और ये भी हमने समझ लिया कि एक्सेस डिमांड की स्थिति होती है तो हमें क्या करना होता है, इसका कंसिक्वेंसेस क्या होता है। और हाँ, यहाँ इस चीज को, एक्सेस डिमांड की स्थिति में गवर्नमेंट कौन सी कदम उठाएगी। जैसे हमने बोला था कि
एक्सेस सप्लाई की स्थिति में गवर्नमेंट जो है एक्सपेंशनरी मतलब विस्तारवादी नीति अपनाती है। तो यहाँ जो है गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्पेंडिंग को, जब एबनॉर्मल प्रॉफिट लोगों को हो रहा है, प्रोड्यूसर्स को हो रहा है, तो इनके प्रॉफिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट या लोगों के प्रॉफिट को गवर्नमेंट कम करने के लिए क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देगी। पहले तो टैक्स को बढ़ा देगी, फिर टैक्स को बढ़ाने के बाद में और गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चे जो भी पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक यूटिलिटीज पे जो भी गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है, उन खर्च को भी घटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जो है एक्सेस डिमांड की स्थिति को खत्म करती है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करती है, तो दो प्रकार के मेजर्स को यूज करती है। पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेस डिमांड को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो आप बताइएगा कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट होता है उसकी मात्रा को बढ़ा देती है, पहला चीज। और दूसरा चीज आप ये बताइएगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, उस पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देती है। समझ में आ गया एक्सेस डिमांड को कैसे, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अगर इकोनॉमी में है तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा। दो चीजें, गवर्नमेंट पहला चीज क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है उस टैक्स रेट में वृद्धि कर देती है, पहला चीज। और दूसरा चीज क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही होती है पब्लिक यूटिलिटीज वर्क्स पे, उस अमाउंट को भी वो घटा देती है। इस घटा देने के चलते लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मनी होता है वो वापस चला जाता है पुनः गवर्नमेंट के पास, और लोगों की मतलब की स्पेंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। चलिए इसी से मिलता जुलता अब हम लोग देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन कब क्रिएट होती है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन कब क्रिएट होती है। देखिए यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने एक एडी कर्व के पैरेलल, मान लीजिए किसी कारणवश एडी कर्व ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए, ये हमारा जो भी हमने डायग्राम, ये लाइन हमने जो ड्रॉ किया, ये हमने लाइन ड्रॉ किया, ये ठीक एडी कर्व पहले वाले स्थिति से ऊपर की ओर शिफ्ट होके यहाँ आ गया, यानी कि एडी क्या हो जा रहा है, एडी जो है AD1 हो जा रहा है। अगर एडी जो था AD1 ऊपर की ओर हो गया, तो ये देखिए जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से ई डैश, यहाँ हम लोग ई डैश मार्क करेंगे, ई डैश से ई डैश के बीच की दूरी, ई से ई डैश के बीच की दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगा, वो हमें क्या चीज बताएगा, ई से ई डैश, देखिए हम मार्क भी कर रहे हैं, देखिए ई डैश को हमने मार्क कर दिया, ई से ई डैश की दूरी जो होगी हमें क्या चीज बताएगा, इन्फ्लेशनरी गैप को बताएगा। किस चीज को बताता है, अगर यहाँ आपसे इस प्रकार से डायग्राम भी दे करके ये भी पूछा जाता है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो इन्फ्लेशनरी गैप जो होता है ये एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि हो जाने के कारण, मतलब एडी जब अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है तो उस समय इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन अवेलेबल हो जाती है। आपसे इन्फ्लेशनरी गैप का डिफिनीशन पूछा जाता है और इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे दूर किया जाएगा अर्थव्यवस्था से, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप को दूर करने के लिए अभी हमने जो एक्सेस डिमांड को सॉल्व करने के लिए बताया कि दो मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, वही दो मेजर्स को गवर्नमेंट यूज करके इन्फ्लेशनरी गैप को भी अर्थव्यवस्था से खत्म कर सकती है। वो दो मेजर्स क्या है, टैक्स रेट को बढ़ा देना, और दूसरा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है पब्लिक यूटिलिटीज वर्क्स पे, उन सारे एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है। पहला क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, और दूसरा जो भी टैक्स रेट है, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या जो भी टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, उनके मात्रा को बढ़ा देती है। तो जब उसकी मात्रा को बढ़ा देती है तो जो भी पब्लिक के पास जो करेंसीज है, मनी है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। जो जितनी मात्रा से करेंसीज पब्लिक से गवर्नमेंट के पास जाएगा उतनी ही मात्रा में इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है, तरलता कम हो जाता है। लिक्विडिटी कम होने का मतलब हो जाता है कि लोगों की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाता है। जब परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा तो अब ज्यादा से ज्यादा प्राइजेस किसी भी चीज को
देने के लिए वो रेडी नहीं रहेंगे। इस प्रकार से स्लोली जो होता है इन्फ्लेशनरी गैप अर्थव्यवस्था से खत्म हो जाती है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अगर नई वीडियो मैं डालूं तो आपको अति शीघ्र वो प्राप्त हो जाए और 12 क्लास के एग्जाम के लिए आपको कहीं इधर-उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें मैं अवेलेबल यहाँ करा दूंगा और आशा मैं ये कर रहा हूँ कि आप सारे लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। फिर भी यदि आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसे मैसेज जरूर करें ताकि मैं उसे अपने आने वाले वीडियो में उन सारी कमियों को मैं दूर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।